नमस्कार दोस्तों, ये हमारा इकोनॉमी का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने बजट और उससे इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे और साथ में हमने अभी तक टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया भी पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2023 जो आया है हमारा 31 जनवरी 2023 को आया, सभी को पता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ये है कि भारत जो है हमारा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ठीक है, तो आज की डेट में जो भारत है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। IMF ने बोला है, एक प्रिडिक्ट किया है कि भारत विल बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IMF द्वारा भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान कब तक लगाया गया है? 2021, 2022, 2023 और 2025। तो आपको याद रखना है 2025। सबसे बड़ी इकोनॉमी याद रखिए अभी USA है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज़ चाइना, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान है, चौथी जर्मनी और पाँचवीं में भारत है। एक और बात लिखी गई है हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में कि भारत अभी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत ही है। अब बात करें इन टर्म्स ऑफ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि परचेजिंग पावर की टर्म्स में बात करें तो भारत अभी तीसरे नंबर पे है। यानी कि अगर परचेजिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति, भारत की क्रय शक्ति में जो स्थान है वो अभी तीसरा है। बात करें एक्सचेंज रेट के दर पे, तो अगर एक्सचेंज रेट के मामले में बात करें तो यानी कि एक्सचेंज रेट को हिंदी में बोलते हैं हम विनिमय दर के बात करें तो भारत अभी 5वें स्थान पर है, जो कि अभी है ही। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर द रैंक ऑफ भारत इज़ 3rd एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट द रैंक ऑफ भारत इज़ 5th। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक बात और कही गई है कि जो इन्फ्लेशन है, जो RBI और IMF ने एस्टिमेट किया है, वो 2023 में 6.8% हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने 6.9 का है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ADB ने 7% का है। मगर हमें बस ये याद रखना है कि 6.8% इन्फ्लेशन की संभावना है। GDP जो हमारी 2023-24 में रही है वो 6 से लेके 6.8% रही है एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे 2022। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो वो बताया गया है कि वो बढ़ सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट को हम हिंदी में कहते हैं चालू खाता घाटा। तो जो चालू खाता घाटा है वो बढ़ सकता है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब जब ये इकोनॉमिक सर्वे आया था उस समय 3.3% ऑफ GDP था। ठीक है, अब जब चालू खाता घाटा के बारे में बात आ रही है तो उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ, जो कि है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन द रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी देश के निवासियों और गैर निवासियों के बीच किए गए सभी आर्थिक लेन देन का एक रिकॉर्ड जो होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि इसमें एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जो ये हमारी बात करी गई थी करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके बारे में। तो एक इसमें करंट अकाउंट होता है, ठीक है, और एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है विजिबल्स और एक होता है इनविजिबल्स। विजिबल्स मतलब जो हम देख सकते हैं, जैसे गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिस्किट देखा है, आपने एक फ़ोन देखा है, आपने जो भी चीज़ आप देख और महसूस कर सकते हो विजिबल्स में आते हैं। इनविजिबल्स में आते हैं हमारी सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, गुड्स में कुछ भी गुड्स मैंने आपको बता दिया, फ़ोन्स, मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा। सर्विसेज में जैसे कि टूरिज़्म और कॉल सेंटर्स और कुछ भी तरीके की सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है, टूरिज़्म, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में हमारे आते हैं रेमिटेंसेस। ठीक है, जो बाहर यहाँ के व्यक्ति बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पैसा भेजते हैं, तो रेमिटेंसेस, डोनेशंस और गिफ्ट्स। ठीक है, जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं या डोनेशंस मिलती है बाहर के कंट्रीज़ से, वो यहाँ पे आती है।
ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स में। तो ये हम इसको हम मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो हम फील नहीं कर सकते, इसलिए ये इनविजिबल्स में आते हैं। इसमें एक्चुअल प्रोडक्ट को हम फील और देख सकते हैं, इसलिए गुड्स में आते हैं, ठीक है। जो ये विजिबल्स होता है इसका या तो इम्पोर्ट होगा या फिर एक्सपोर्ट होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई फ़ोन है, या तो हम उसे इम्पोर्ट कर रहे होंगे या फिर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। अब मान लो जैसा फ़ोन है एप्पल का, वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब तो एप्पल की फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो चुकी है बेंगलोर में, मगर उससे पहले उसमें भी जैसे आईफोन 15 है, आईफोन 15 के सारे मॉडल्स यानी कि आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो वो हम क्या करेंगे, वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मगर आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो उसे हम इंपोर्ट ही करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे गुड्स वाली कैटेगरी में आएंगे। तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लें, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, तो आता है हमारा ट्रेड बैलेंस, ठीक, सिंपल सी बात है। अब अगर ये ट्रेड बैलेंस अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस हुआ है हमें, यानी कि हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट कम किया है, ट्रेड सरप्लस। और अगर ये नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं कि डेफिसिट, हमें डेफिसिट हुआ है, हमें घाटा हुआ है, यानी कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया और एक्सपोर्ट कम किया है। सिमिलरली ऐसे ही इनविजिबल्स में देखो, इनविजिबल कभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, यानी हम सर्विसेज या तो देंगे या फिर लेंगे। सर्विसेज किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र जो होते हैं, रेमिटेंस ही हमेशा ज़्यादातर इंपोर्ट ही होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि डोनेशंस हमें मिलेगी, गिफ्ट्स हमें मिलेंगे, रेमिटेंसेस जो हमारे व्यक्ति बाहर रख के काम कर रहे हैं और यहाँ पे पैसे भेजते हैं और रेमिटेंसेस हमें मिलेंगी। तो इन सब का जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसका हम कुछ पैसे में आएगी वैल्यू। यहाँ पे मान लो 100 करोड़ है, यहाँ पे 400 करोड़ है, इन सब का वैल्यू जो हम करेंगे उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट माइनस करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इन टोटल का यानी कि विजिबल्स एंड इनविजिबल्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो वैल्यू आई और ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो वैल्यू आई, उसको जब माइनस, उसको हम टोटल को यानी टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है करंट अकाउंट बैलेंस, यानी कि चालू खाता बैलेंस, ठीक है। और अगर ये सिमिलरली अगर प्लस आता है यानी कि ज़्यादा आता है, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो ये हमें बोलते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। और अगर ये नेगेटिव आता है यानी कि एक्सपोर्ट कम हुआ है और इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है, तो हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जो हम बोल रहे हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, और जो 3.3% ऑफ जीडीपी है प्रेजेंट टाइम में, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हम डेफिसिट में है, ठीक है। ओवरऑल हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। अब ऐसे ही बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट में आता है हमारा इन्वेस्टमेंट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस और बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की हो सकती हैं, एफडीआई और एफपीआई। इसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती है हमारे लोन्स जो हम बाहर के कंट्रीज से लेते हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस जैसे कि इंडिया ने किसी कंट्री को हेल्प करी, श्रीलंका को हेल्प करी, तो पैसे देगी, कुछ ग्रांट्स देगी, बोलेगी कि हम आपको इतने साल तक इतना पैसा देते हैं और आप इसको बहुत कम ब्याज दर में हमें लौटाइएगा। फॉर एग्जांपल $50 मिलियन दिए इंडिया ने और बोला कि हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें इसको वापस लौटाएंगे, हमारे मूलधन को यानी प्रिंसिपल अमाउंट को वापस लौटाएंगे और कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ, मतलब बहुत मिनिमल इंटरेस्ट रेट के साथ इसको वापस लौटाएंगे। तो ये एक्सटर्नल असिस्टेंस में जाएगा। और बैंकिंग में आगे हमारे एनआरआई अकाउंट्स जो बाहर के नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, वो इंडिया में बैंक के अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो। अब मैं बताता हूँ एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सा डिफरेंस है। एफडीआई, एफपीआई, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिया में इन्वेस्ट करता है और वो 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो वो एफडीआई की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। रिलायंस है, रिलायंस का सपोज़ मान लिया कि जो मार्केट कैप है 2000 करोड़ है। सपोज़, मेरे को डेटा नहीं पता, मगर मैं मान रहा हूँ 2000 करोड़ रुपए इनका मार्केट कैप है। तो अगर इसका 10% कितना हो गया, 200 करोड़। अगर कोई कंपनी 200 करोड़ से ज़्यादा या फिर 200 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो एफडीआई में आती है, ठीक है। एफपीआई क्या आता है, अगर वो 10% से कम है।
ठीक है, और ये 10% से ज़्यादा है, सॉरी मैंने गलत बना दिया रहेगा। अगर वो 10% से कम है तो FPI, और 10% से ज़्यादा है तो FDI। एक तो ये जो डिस्टिंक्शन है। दूसरा, FDI हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होता है इसलिए इसको हम हॉट मनी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि व्हाट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज हॉट मनी, FDI FPI। तो आपको याद रखना है FPI, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI, और FDI बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। FDI हमारे दो तरीके से हो सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। मतलब गवर्नमेंट रूट मतलब गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें किसी गवर्नमेंट अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको हम ऑटोमेटिक रूट कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बात बताता हूँ, जो हमारा FDI है वो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी दोनों में किया जा सकता है, मगर जो हमारा FPI है वो हमेशा लिस्टेड कंपनी में ही किया जा सकता है। लिस्टेड नॉन लिस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दो एक्सचेंजेस में जो भी रजिस्टर्ड हैं यानी सभी द्वारा प्रमाणित हैं, वो उन्हीं पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यानी कि उन पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप FPI कैटेगरी में आते हैं। तो FPI हमेशा लिस्टेड कंपनी में करते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस एक लिस्टेड कंपनी है, मगर अगर बात करें बोट के ईयरफोन सुने होंगे आपने, वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो FDI कर सकते हैं, ठीक है। FDI वहाँ पे हो सकती है, FPI वहाँ नहीं हो सकती, बस। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा करंट अकाउंट बैलेंस आया, ऐसे ही हमारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बैलेंस आएगा, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो या तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन दोनों के एडिशन को, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के बैलेंस को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जितना व्यापार हमारी देश ने दूसरे देशों के साथ किया, वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है, और वो करेंट अकाउंट यानी शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल अकाउंट यानी लॉन्ग टर्म, दोनों में हो सकता है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो यानी कि हमारे लिए अच्छा है, अगर वो नेगेटिव है यानी कि हमारे लिए बेकार है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये सरप्लस है, ये डेफिसिट है। अगर पॉजिटिव आता है यानी कि ये हमारा ज़्यादा आ रहा है, मान लो, यानी कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अभी है $, 576 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इतना है, तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं और एज अ फॉरेक्स यानी फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स के रूप में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। तो जो नेट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस का मतलब संतुलन बनाए रखना, तो यानी कि नेट हमेशा ज़ीरो होगा, याद रखना, ये हमेशा ज़ीरो होगा। अगर नेगेटिव आता है तो हमें लोन लेंगे। लोन किससे लेंगे? या तो हम गवर्नमेंट से लोन लेंगे या तो हम IMF से लोन लेंगे, तभी भी ये ज़ीरो ही आएगा। फॉर एग्जांपल ये -576 आता तो ये हम लोन लेना पड़ता इतना, ठीक है, तो ये तब भी ज़ीरो आता, ठीक है। और अगर हम ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम इसको सेव कर लेंगे एज अ फॉरेक्स रिजर्व, तो भी ज़ीरो आता, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन ज़ीरो, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बता दूँ, रिसेंटली जामनगर कहाँ है हमारा? इट इज़ इन गुजरात, ठीक है। तो जो जामनगर गुजरात में है, इट हैज़ बिकम दी लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच इज़ द लीडिंग एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री? इट इज़ जामनगर गुजरात। अराउंड 24% ऑफ एक्सपोर्ट जामनगर गुजरात से ही होता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है, ये PIB का एक रिपोर्ट थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पब्लिश की है 2 जून 2023 को, कि इंडिया अचीव्स इट्स हाईएस्ट एवर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ $776 बिलियन। इंडिया ने 776 बिलियन $, का एक्सपोर्ट किया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है इन टर्म्स ऑफ $, देन यू हैव टू मार्क $776, ठीक है। ये डेटा याद रखना है। अगर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें यानी गुड्स एक्सपोर्ट की बात करें, देन इट वाज अराउंड 446 बिलियन,
और अगर सर्विस की बात करें तो इट वाज 326 बिलियन, ठीक है। मर्केंडाइज वाज 450 एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स वर 326 बिलियन। उस दोनों का टोटल करेंगे तो 776 बिलियन। तो टोटल पूछा जाएगा, मेरे को लगता नहीं कि वो अलग से मर्केंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट का अलग अलग पूछेंगे। आप ओवरऑल याद रखिएगा कि ये जो इसने टच किया है 776 बिलियन हाई। फिर दूसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है कि 2022 में भारत ऐसा देश है जो जहाँ पे रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया विच कंट्री इज़ द टॉप मोस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट इन द वर्ल्ड, देन इट इज़ इंडिया। पहले नंबर पे इंडिया है, सेकंड नंबर पे मैक्सिको, थर्ड नंबर पे चाइना। आप पहला नंबर याद रख लीजिए, सेकंड नंबर पे मैक्सिको है, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। तो इंडिया इज़ द टॉप रेमिटेंस एक रेसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इसमें ट्रेड मैट्रिक्स दी है, यानी कि टॉप 10 मर्केंडाइज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन मार्च। ये 2023 का डेटा है और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने ये पब्लिश किया था। ये डेटा मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर आया वहाँ से निकाला है। तो यूएस से को सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं और ये बताया गया था उस समय जो रिपोर्ट आई थी कि यूएस के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है वो थोड़े ड्रॉप हुए हैं। रेड जो है ये ड्रॉप दिखा रहा है, ग्रीन यानी कि थोड़े एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, ठीक है। आप ये डेटा याद तो मत रखिए, मगर ये याद रखिए कि यूएस हमारा टॉप मोस्ट जो एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है। उसके बाद यूएई, थर्ड नीदरलैंड और फोर्थ चाइना। देखिए पहले चाइना ऊपर था, थर्ड में था, मगर अब हमारा जो प्रेफरेंस है वो नीदरलैंड्स की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमारे जो टॉप 3 हैं यूएस, यूएई और नीदरलैंड्स, ये 3 हमारे टॉप मोस्ट एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इनवर्ड शिपमेंट्स, यानी कि हमारे जो टॉप 3 इंपोर्टर्स हैं वो कौन कौन है। पहला चाइना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मर्केंडाइज यानी गुड्स इंपोर्ट करता है और इससे हम परेशान हैं, बोलते हैं चाइनीज़ गुड्स बहुत ज़्यादा है। तो टॉप मोस्ट में जो है वो चाइना है। सेकंड में रशिया भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। थर्ड यूएई, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि ट्रेड सरप्लस हमारा किसके साथ होगा, ट्रेड सरप्लस मैंने बोला था ना, ट्रेड बैलेंस होता है मर्केंडाइज बैलेंस यानी गुड्स का। तो अगर ट्रेड बैलेंस सरप्लस किसके साथ होगा सबसे ज़्यादा, यूएस के साथ, यूएई के साथ और नेदरलैंड्स के साथ, ठीक है। अगर वो मैं बोलूँ डेफिसिट किसके साथ होगा सबसे ज़्यादा, तो वो चाइना के साथ होगा, रशिया के साथ होगा, यूएई के साथ होगा। ऐसे ही ये आगे का डेटा है, ये आप कंसिडर कर लीजिएगा।